दोस्तों 9/7/2024 में एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है और यह पत्र लिखा गया है स्पेशली श्री राहुल गांधी जी को, जो कि माननीय सांसद हैं, आप सभी को पता है, रायबरेली से, और तथा नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा से। भारत सरकार नई दिल्ली, काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इनसे जुड़ी हुई है और एनएससी का ये जो है पत्र लिखा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना है आपको, ताकि ये आप देख सकें कि जो एनएससी यानी ईपीएस 95 नेशनल एक्शन कमेटी ने जो पत्र लिखा है वह नेता प्रतिपक्ष को लिखा हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा पिछले सरकारों में इस तरह का क्रियान्वयन कम था। मैक्सिमम चीज़ें जो होती थी वो जो वर्तमान की सरकार थी, यानी केंद्र की सरकार था, उन तक था, उन्हीं के नेता को, उन्हीं के मंत्रियों को, उन्हीं के मिनिस्टर्स को जो है पत्र लिखा जाता था। लेकिन इस बार जो है ये थोड़ा परिपाटी चेंज हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिष्ठा में माननीय श्री राहुल गांधी जी, जो कि माननीय सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा भारत सरकार। विषय है ईपीएस 95 पेंशनर्स न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। माननीय महोदय, सर्वप्रथम देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स एवं उनके परिवार जनों की ओर से माननीय महोदय जी को माननीय सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष होने पर बहुत बहुत बधाई। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी देश के लगभग 78 लाख पेंशनर्स की अग्रणी संस्था है, जिसके देश में करीब 27 राज्यों पेंशनर्स कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलते हैं। माननीय महोदय जी से विदित है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी एवं निजी संस्थाओं में 30 से 35 वर्ष सेवा करने के उपरांत पेंशन फंड में शासकीय नियमानुसार हर माह प्रति माह 417, 541, 1250 रुपये अंशदान करने के बाद भी औसतन मात्र 1451 की पेंशन मिलती है। वर्तमान की महंगाई में इतना अल्प पेंशन की कमी, पेंशन से कोई भी वृद्ध दंपति का गुजारा कैसे कर सकता है, ये प्रश्न है। वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति ने 3000 रुपये मासिक पेंशन महंगाई भत्ता किए जाने की सिफारिश की थी, परंतु 2014 में न्यूनतम पेंशन बिना महंगाई भत्ता की 1000 निर्धारित की गई, जबकि 36 लाख से अधिक पेंशनरों को अभी भी 1000 रुपये से कम पेंशन मिलती है। वास्तविकता यह है कि अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव के साथ ही सम्मानपूर्वक पेंशन वृद्धि की आस लगाए हुए प्रतिदिन 200 से 250 लोग पेंशनर जो है स्वर्गवास से धार रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से समिति अपनी निम्नवत 4 सूत्री मांगों के लिए विविध प्रकार के तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दिल्ली तक कई आंदोलन कर चुकी है। हमारी मांगे जो है वह यह है, नंबर 1, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा के 7500 महंगाई भत्ता किए जाए। यह उचित मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 141 की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनके जीवन साथी को भी मुफ्त चिकित्सा की सुविधाएं दी जाए। सभी पेंशनर्स को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 4/10/2016, 4/11/2022 के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ मिले। गैर ईपीएस 95 पेंशनर्स को 5000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाए। तो ये मांगे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इस लेटर को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज़ विदित होता है कि इन मांगों पे ये पूरा जो प्रयास है, ये जो पूरा प्रक्रिया है, यानी ये जो पूरा लेटर है, ये पूर्णतया ऐसा दिखता है कि सरकार की ही मंशा के अनुसार हो सकता है, यानी सरकारी बिना फंड के ये चीज़ संभव नहीं है 7500 प्लस करना। इसमें जो ईपीएस 95 पेंशन योजना है उसकी खामियां जो हैं, किस हिसाब से उसमें जो आपका हर 3 साल या 5 साल पर इस तरह से मेंशन था कि वो उसका डीए आकलन होगा, उस हिसाब से फिर पेंशन की में वृद्धि की जाएगी। वो खामियों के बारे में भी दिखाना इस स्कीम के मैं समझता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम है उसकी खामियों के ऊपर भी चर्चा किया जाना चाहिए। उसमें क्या कमियाँ थी जिस वजह से आज की ये परिस्थिति बनी हुई है, तो उस कमियों को भी दूर करवाने की कोशिश करना चाहिए और उस हिसाब से भी पत्र को लिखा जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इस पूरी अगर आप पत्र को रीड आउट करते हैं, इस पूरे पत्र को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कुछ चीज़ की मांग की जा रही है
पर वो समस्या क्यों आई है, उस चीज़ वहाँ पर जाना क्यों पड़ा, ये मांग क्यों करना पड़ा, उसकी जो कमियां हैं उस चीज़ को उजागर नहीं करने का काम है इस पत्र में। तो ये किया जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो पत्र है उसमें समस्या का जड़ से स्टार्ट किया जाना चाहिए कि समस्या आखिर है कहाँ से, समस्या हुई क्यों, ये पेंशनर्स लोग परेशान क्यों हुए, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई होती ऐसी, या डीए से लिंक किया होता, या फिर ये चीज़ें की होती, सरकार इसको आसानी से कर सकती थी, इस तरह से क्यों, तो ये एक मानवता वाला काम होता और निश्चित तौर पे इससे पेशेंट फॉर पेशेंट्स को काफ़ी लाभ होता। लेकिन इस चीज़ को इसमें इस पत्र को यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि इसमें सिर्फ जो हमारी मांगे हैं, हम जो कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतनी बातें हैं। तो निश्चित तौर पे कोई भी अगर इसको पढ़ेगा तो वो इस चीज़ का बेस नहीं समझ पाएगा कि आखिर इसमें ये जो अगर ईपीएस 95 स्कीम है तो उसमें समस्या क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, या हम उसको फ्यूचर के लिए किस तरह से ठीक कर सकते हैं, जो पास्ट में हो चुका उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जड़ एक बताना चाहिए, एक बेस बताना चाहिए कि हमने चूँकि फ़ोटो डाला लेकिन प्रॉब्लम उस स्कीम में थी, उस स्कीम की कमियों को भी दर्शाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आगे इसमें लिखा गया है, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से माननीय सांसदों, मंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया गया। शासन स्तर पर हमारे संगठन एनएससी के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई हैं। संसद के दोनों सदनों में अपनों बार बार विपक्षी माननीय सांसदों से यह मुद्दा उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा एवं आश्वासन के बाद भी श्रम मंत्रालय की ओर से समाधान किया गया और ना ही कोई सार्थक परिणाम निकला है। समाधान नहीं मिला, यहाँ पर होना चाहिए था, हालांकि कुछ त्रुटियां हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा गया है आखिर में, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर प्रत्यक्ष ठोस कार्रवाई कर संसद के आगामी सत्र में वृद्ध पेंशनर्स को न्याय प्रदान करवाएं, जिससे कि वृद्ध पेंशनर्स को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर प्राप्त हो सके। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। ओम शंकर तिवारी, जो कि प्रांतीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। तो इस लेटर की कुछ बातें थी, इसमें चीज़ें तो ठीक हैं, काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है, पर इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि जो प्रधानमंत्री जी का आश्वासन रहा है, उनके बार बार कहने के बाद भी उन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, जिससे कि जो विपक्ष है उसके पास भी एक पॉइंट बने कि प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया और वो भी इस पर उसके ऊपर प्रखर होकर बात कर सके। चूँकि इस लेटर के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन एक आम इंसान अगर उसको पहली बार पढ़ता है, दूसरी बार पढ़ता है, तो एक दो बार में उसको नहीं समझ पाएगा कि आखिर पूरा बैकग्राउंड क्या है। मैं समझता हूँ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए। इसमें कुछ इस तरह के पत्रों, जब भी पत्र आप लिखें किसी नेता को, तो उसमें चीज़ों को स्कीम के बारे में भी थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए कि चूँकि स्कीम में दिक्कत कहाँ थी, जिस वजह से ऐसा दिक्कत हुआ है। और स्कीम क्या में लिखा हुआ था, कहीं आपको अगर स्कीम के बारे में डिटेल में दिखा हो तो उसमें होना चाहिए था, इसका आकलन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज 30 वर्ष हो गए हैं, एक बार भी इसका आकलन नहीं किया गया, जो कि सरकार और सिस्टम की कमी है। तो ये सिस्टम और सरकार को ठीक करने के लिए अगर हम नेता के पास जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर इस चीज़ को संसद में उठा सकते हैं। खैर, ये एक विचार था, बाकी निजी विचार है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। आपकी जो भी राय होंगे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का धन्यवाद।